अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमती टीम में मजीद तब्दीलियों का इशारा देते हुए कहा है कि कप्तान का मकसद टीम को जितवाना होता है और बतौर वजीर आजम उनका मकसद अपनी कौम को जिताना है। इसलिए जो वजीर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भरपूर तकरीर की उन्होंने पार्लियामेंट में, और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक और नाअहल है, अगर निकालना है तो उन्हें निकाला जाए। उन्होंने कहा कि वजीरों को निकालने से सिलेक्टेड वजीर आजम की नाअहली नहीं छुपेगी, अब उन्हें घर जाना पड़ेगा। इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, में रद्दोबदल और असद उमर की वजारत के मामले पर बिलावल की वजीर आजम पर शदीद तनकीद। अगर किसी को घर जाना चाहिए तो वो इमरान खान है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बिलावल भुट्टो की वजीर आजम पर यह तनकीद दुरुस्त है, हाँ या नहीं? हसन निसार साहब, क्या समझते हैं आप? सर देखें, ये एक्सप्रेशन है आम के लिए, वो फलाना बंदा भोंगियाँ मारता है। ये बिलावल इसी तरह लगा रहा है ना, तो 2-4-6 महीने के बाद लोग कहा करेंगे जो फलाना बंदा बिलावलियाँ मारता है। वह ढंग की बात करो, हालात देखो, मुल्क के मामलात देखो। तो क्या अजीबो गरीब, ये खसियानी बिल्लियाँ जैसे खंबे नोचती हैं, इस अजीबो गरीब किस्म की बातें वो ताने देते हैं जी। पीटीआई में पीपल्स पार्टी के लोग, ओ भाई तुम कैसा ताना दे रहे हो? तुम्हारा अपना नाना अयूब खान की कन्वेंशन, मुस्लिम लीग गालिबन नाम था उसका करता धरता रहा है, वहां से आया था। वो हमारे सियासतदान होते ही सांप हैं, कैंचलियां बदलते रहते हैं। व्हाट इज द इशू? कौन है कोई एक बंदा जो एक पॉलिटिकल पार्टी में पैदा होके वहीं फौत हुआ हो? और ये हमारे यहाँ को मायूब है भी नहीं, हमारी तारीख है सारी ऐसी। बाबाए कौम किधर थे? बाद में मुस्लिम लीग में आए। ये वाकई बंगियां मार रहे हैं, इन्हें को ढंग की बात समझ ही नहीं आ रही, इस काबिल भी नहीं है कि इस पे कमेंट किया जाए। ठीक, सलीम साफी साहब, क्या बिलावल भुट्टो साहब को अपनी पार्टी के माजी को जहन में रखना चाहिए था, या फिर जो कंसर्न्स उनके ऑपोजिशन के तौर पर, ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर बनते थे, वो ही उन्होंने बयान किए? अपनी जगह पे उस्ताद मोहतरम हसन निसार साहब की तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे सियासी लीडर जितने भी हैं वो बोंगियाँ मारते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक तो ये कि पाकिस्तान में अगर इमरानियात के नाम से एक नई सियासी डायरी, डिक्शनरी मुरतब की जाए तो वो भी बन सकती है। और उसमें क्या होगा? उसमें गालम गलूच होगा, उसमें चोरी वो होंगी, उसमें यू टर्न्स होंगे। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अभी तो मुझे लगता है कि अगर शायद इनकी हुकूमत में जितने भी मुल्क के अंदर यू टर्न्स हैं, उसकी जगह आज इमरान खान साहब की तस्वीर लगा दी जाए तो मेरे ख्याल में सब ड्राइवर समझ रहे होंगे वो खुद ही लेते यू टर्न, उसकी तस्वीर देख के यू टर्न लेते रहे होंगे। देखिए, ये सारी रिवायतें खुद इमरान खान साहब ने डाली हैं। आज वही रिवायतें असम्बली के अंदर भी उनके लिए मुसीबत बनी है। मसलन कल असद कैसर साहब ने जाहिल का लफ्ज़ तो एक्सपंज किया, लेकिन इस असम्बली के फ्लोर पे और बाहर भी वो और उनके बाकी पार्टी लोग कितनी मरतबा बाकी लीडरों के लिए चोर 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 के अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। अब क्या यानी ये शायद इमरान खान साहब की डायरी है कि जिसमें जाहिल तो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है लेकिन चोर पार्लिमानी लफ्ज़ है। इसी तरह सबसे ज़्यादा, यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क के साथ बेवफाई या गद्दारी, वो यानी उससे संगीन जुर्म कोई हो नहीं सकता। नऊज़ुबिल्लाह अपनी माँ को बुरी नज़रों से देखने के मुतरादिफ है अपनी मिट्टी से गद्दारी का। लेकिन इस असम्बली के फ्लोर पे इमरान खान साहब और उनके लोग कितनी आसानी के साथ दूसरे लीडरों को गद्दारी के वो देते हैं ताने, और गद्दारी के लफ्ज़ तो एक्सपंज नहीं होते, मुल्क दुश्मनी के तो एक्सपंज नहीं होते। गोया उनकी डिक्शनरी में जाहिल का लफ्ज़ जो है वो गद्दारी से ज़्यादा संगीन है जी। इसी तरह ये फ़लसफ़ा पिछले कई सालों से इमरान खान साहब ने इस कौम को पढ़ाया है कि अगर लीडर ठीक हो तो बेशक फिर आपकी टीम में, ये इमरान खान साहब कहा करते थे। जब लोग कहते थे जहांगीर तरीन को क्यों नंबर 2 बना दिया, जब लोग कहते थे कि आज़म स्वाति को क्यों बना दिया, तो ये 5-10 साल इमरान खान साहब ये पढ़ाया करते थे कि अगर लीडर ठीक हो तो फिर टीम खुद ब खुद उसमें कैसे भी लोग हो। दूसरी बात, वर्ल्ड कप सारी टीम ने जीता था, उसमें सेलेक्टर्स का भी रोल था, उसमें कोच का भी रोल था, उसमें पूरी टीम का रोल था।
लेकिन इमरान खान साहब ने वो सारी जीत और उनके फॉलोअर्स ने अपने नाम कर दी। तो अब अगर जीत के लिए कप्तान जिम्मेदार है तो ये टीम जो उन्होंने खुद सिलेक्ट की थी और असद उमर साहब, उसके लिए फिर कप्तान क्यों जिम्मेदार नहीं है? तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब की तनकीद उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बेनजीर, आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो ने कैसे अल्फाज का चुनाव किया? क्या वो अल्फाज हज़फ होने चाहिए थे जो हुए? देखिए, अब जहाँ तक वो बात करें इस्तीफ़े की वज़ीर आज़म की, मेरे तो ख्याल से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पे उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक तनकीद की बात है वो जायज़ है, क्योंकि देखिए ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि असद उमर जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। गुलाम सरवर को अपनी मिनिस्ट्री के बारे में नहीं पता था। फवाद चौधरी जो थे वो ये मिनिस्ट्री नहीं चाहते थे। वो जब से उनसे वो इख्तियारात ले लिए गए थे ब्रॉडकास्टिंग के, तब से वो ये मिनिस्ट्री छोड़ना चाहते थे। ये सबको पता था, ये कोई सीक्रेट तो नहीं थी, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से असद उमर को हटाया गया, ये बहुत एक अजीब सी बात है कि जहाँ तक, बल्कि हमारी जियो की ये रिपोर्ट थी कि एक रात पहले व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू असद उमर को बताया गया कि उनको फारिग किया जा रहा है। और जब आपके IMF के साथ बातचीत चल रही है, आपने अपना पहला बजट पेश करना है 1 महीने में, उसके दौरान आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को फारिग कर दो। अच्छा, ये BBC उर्दू की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि इमरान खान कभी इससे पहले हफीज़ शेख से, अब्दुल हफीज़ शेख से कभी मिले ही नहीं हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर वो कभी उनसे मिले नहीं है तो फिर उनको क्यों लगा कि इन्हीं को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए? ऐसी क्या उनकी बात थी, ऐसी कौन सी डायरेक्शन उनके पास आई थी? देखिए, आपसे अगर आपने अपनी अहम मिनिस्ट्रियाँ टेक्नोक्रेट्स को देनी है तो फिर आप अपने आप को जमहूरियत नहीं कह सकते, फिर तो आप एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सही, इस सूरत में आपके ख्याल में तनकीद उनकी दुरुस्त है। हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, यही जो बात बिलावल भुट्टो ने कल की कि एक आंख बंद करके देखता हूं तो मुशर्रफ की काबीना नजर आती है, दूसरी आंख से देखता हूं तो पीपल्स पार्टी की काबीना नजर आती है, कितना पुरअसर पाया आपने उनकी तकरीर को? काश कभी वो दोनों आंखें बंद करके देखें तो उनको कुछ और भी नज़र आ जाए, NRO नज़र आ जाए, गार्ड ऑफ ऑनर नज़र आ जाए, और भी बड़ी चीज़ें नज़र आ जाए। दोनों आंखें बंद नहीं करते। ऐसा जान के मीट लई अख वे, झूठी मुट्ठी दा पा लिया कख वे, साडे वाल तक सजना। बड़ी खूबसूरत बात की है जी बिलावल ने। ख़राब परफॉर्मेंस पर जवाब दे बिलाशुबा कप्तान को होना चाहिए। जिन खिलाड़ियों को आप हीरा कह रहे हों वो कोयला निकले तो तमाम तर जिम्मेदारी कप्तान की होती है। और इमरान खान साहब ने तो 22 साल ये कहते रहे कि मैं निज़ाम बदलूंगा और अगर मैं आ गया तो राइट पीपल फॉर राइट जॉब होगा, लेकिन और ये नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि बिलावल जो तनकीद कर रहे हैं या जो बिलावल साहब कह रहे हैं, क्या खुद बिलावल साहब ने कभी अमली तौर पर उस पर, अपनी पार्टी पे, अपनी हुकूमत पे अप्लाई किया है? खुद बिलावल को छोड़े, वो तो यू टर्न नहीं अबाउट टर्न के मास्टर हैं। एक यू टर्न होता है, एक अबाउट टर्न होता है ना। बड़ा लंबी गिरदार, नवाज शरीफ ज़िया का बेटा है, नवाज शरीफ असूली नजरियाती है, शहबाज शरीफ कातिल आला है, शहबाज शरीफ के साथ मिलकर चलेंगे, बलोचिस्तान तब्दीली और चेयरमैन सेनेट पर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और आज इमरान खान साहब बुरे हैं। इमरान खान साहब कुटपुतली हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम हैं, इंतखाबात जाली हैं, मगर सिंध का मैंडेट असली, कोरा, मजबूत, ताकतवर, तवाना, और वो ठीक है। ये सब छोड़े, 5 साल बिलावल साहब के वालिद साहब की हुकूमत रही। क्या बिलावल साहब ने कभी किसी खराब परफॉर्मेंस पर वालिद साहब से यह मुतालबा किया कि फलां को बदल दें? एक जतोई साहब को उन्होंने चेंज किया था, एक जतोई साहब जिन्होंने ये कौमी राज किया था कि अब करप्शन की हमारी बारी है, और वो भी बाद में लगा लिया। 11 साल सिंध में हुकूमत रही। डॉक्टर आसम, शर्जील मेमन, सराज दुरानी और JIT मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट के बाद बिलावल ने कभी कहा मुराद अली शाह को कि आप इस्तीफा दे दें, आप कप्तान है टीम के, आपकी कप्तानी में ये क्या हो रहा है? बिलावल तो इतने मासूम है कि हफीज शेख को कह रहे हैं कि हमारा वजीर खजाना है। भाई ये क्यों भूल गए हैं कि इनसे पहले वो मुशर्रफ साहब का वजीर निजकारी था। अब मुशर्रफ साहब का वजीर निजकारी उन्होंने वजीर खजाना बना लिया और उनका वजीर खजाना उन्होंने आगे बना लिया। इन्होंने तो इसहाक डार साहब को भी 17 दिन रखा था वजीर खजाना, शौकत तरीन को भी रखा था वजीर खजाना, और भी बड़े वजीर खजाना भुगत गए। सलीम मांडीवाला भी अचानक आ गए थे और वजीर खजाना बन गए थे। तो लिहाजा बराए मेहरबानी बस करें तकरीरें, गल्ला तकरीरें, अंग्रेजियां, उर्दू वो करें जो आपने किया हो, उस पर तनकीद करें जो आपने किया हो। अपने माजी को देखते हुए आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ये बात नहीं कर सकती? ठीक, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, ये कहा जाता है कि अभी तक जो ये PTI की हुकूमत आई, ऑपोजिशन ने अपना उस तरीके से पार्लियामान में किरदार अदा नहीं किया, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इस तकरीर को देख के आपको क्या लगता है, कोई टफ टाइम देने वाले हैं ये हुकूमत को या दे रहे हैं?
देखिए अपोजिशन करती क्या है, अपोजिशन तनकीद ही करती है और क्या करती है। उनका कौन सा मुतालबा माना जाने वाला है जो वो मुतालबा कर रहे हैं, और मुतालबा भी मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ये तो आप तनकीद तो कर सकते हैं कि जो वो तनकीद कर रहे हैं, और जब इमरान खान अपोजिशन में होते थे उनकी तरफ से भी इसी तरह की तनकीद होती थी, इसी तरह के मुतालबात आते थे। लेकिन ये वो इशू नहीं है जिस पे आप ये मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा अगर वो किसी और चीज़ पर करते तो समझ में आता, लेकिन तनकीद अपोजिशन की तनकीद ही होती है। वो यही तनकीद करेंगे, वो एडवांटेज लेते हैं जब आपकी कोई वीकनेस नज़र आती है। और क्या ये दुरुस्त नहीं है जब इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि मैंने ख़राब परफॉर्मेंस पे लोगों को निकाल दिया, कोई ख़राब परफॉर्मेंस देगा तो वो नहीं रहेगा, वो कितना ही करीब हो। जब वो खुद इस चीज़ को की दावत दे रहे हैं कि उन पर तनकीद की जाए, आपने ना सिर्फ ये कि बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, आपने लोगों को ड्रॉप कर दिया, आपने हटा दिया। आपने अपने सबसे ताकतवर और सबसे बाएतमाद जिनको आपने इंट्रोड्यूस कराया था सबके सामने, उसी को आपने ये कह के निकाल दिया कि जी इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी। तो फिर तनकीद तो होगी, तो तनकीद पे क्यों शिकायत है? हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर यही अल्फाज जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी एहतियात करते, यानी चाहे वो पार्लिमानी हो या ना हो, लेकिन जाहिल इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं लगते, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो। और पीटीआई भी जिस तरीके से मुराद सईद की आप आज तकरीर सुन लें, तो हमारे यहाँ जो लेवल है तकरीरों का, वो बदकिस्मती से ऐसा रहा है। जहाँ तक वफादारियाँ तब्दील नहीं, ऐसी मिसालें हैं कि लोग सारी ज़िंदगी एक जमात में रहे और वही उसी जमात में रहते हुए इंतकाल कर गए। ऐसे हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि वो मिसालें नहीं मौजूद हैं। लेकिन ये मिसालें भी मौजूद हैं कि क्या आज बिलावल ये कह सकते हैं कि मैं आइंदा इन जमातों के किसी आदमी को अपनी पार्टी में नहीं लूँगा? नहीं कह सकते। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे ऐसे लोग एक्सेप्ट किए कि लोग हैरान रह गए। यानी ऐसे ऐसे लोगों के पास आप गए कि जिनके पास आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का कलम मौजूद है जिसमें फांसी दी गई थी जज ने, जस्टिस मुश्ताक ने। तो आप तो उस तक चले गए थे। तो ये अलग बात है। लेकिन बिलावल ने तनकीद की है, तनकीद का उन्हें हक है, मेरा ख्याल है तनकीद जायज़ है, लेकिन तनकीद दुरुस्त है, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था आपके ख्याल में? अल्फाज कुछ गैर पार्लिमानी थे। बाबर सत्तार साहब, आप क्या समझते हैं? जी मैं एग्री करता हूँ। देखिए, एक जो एस्पेक्ट था, मेरा ख्याल है जो जायज़ बात थी, वो ये है कि अगर हम एक ऐसा मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के बारे में सीरियस हैं, तो फिर, और ये बात बिलावल एक अरसे से करते चले आ रहे हैं, तो अगर आपके किसी भी मिनिस्टर का कोई लिंक इस्टेब्लिश होता है किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ऐसे इवेंट से, तो फिर वो एक पब्लिक लाइबिलिटी है। फिर आपको बेशक उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल है। ये एक रेड लाइन होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है जो वो रेज करते हैं कि जिन मिनिस्टर्स के इस तरह के ताल्लुकात हैं उन्हें आपको कैबिनेट में ला के बिठाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो हमें ऑपोजिशन नहीं नज़र आई। अभी तक तो पीटीआई की गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है और पीटीआई की गवर्नमेंट ही ऑपोजिशन रही है। ये पहली दफ़ा हमें पिछले 8-9 महीनों में नज़र आया कि शायद कोई ऑपोजिशन भी है और कोई किसी तरह की तकरीर हो रही है। जो हालात इस मुल्क में रहे हैं पिछले 8 महीनों में, अगर उसमें सोचिए पीटीआई कहीं ऑपोजिशन में होती तो अभी तक ये क्या क्या कर चुके होते हैं, किस किस बात के ऊपर क्रिटिसाइज कर चुके हैं और किस लहजे में वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि हमने तो देखा है कि इससे बहुत कम बातों के ऊपर पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। सो ये थोड़ा सा हौसला पीटीआई को डेवलप करना पड़ेगा। जब आप हुकूमत करेंगे आप गलतियां भी करेंगे और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होगा। और तीसरी बात यह कि वो मजाक उड़ा रहे थे, और वो मजाक इसलिए उड़ा रहे थे कि शायद उन्हें कोई अंदर की खबर हो कि जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर अपना लगाया था तो वो किसके कहने पे लगाया था, क्योंकि वो बार बार सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे और वो हंस के देख रहे थे उन्हें। तो शायद उनके पास कोई अंदर की खबर हो कि जी हमने जिसके कहने पे लगाया था आपने भी उसी के कहने पे लगा दिया, तो फिर आपको सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर कहना भी जायज़ ही बात बनती है। तो ये कंटिन्यूटी है हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर कि कई बातें सुनी जाती हैं सेलेक्टर्स की, और वो वही काम हो रहा है, तो उस पर बुरा क्या मनाना, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी ठीक है। बहुत मीनिंगफुल स्माइल थी आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी की, ठीक अपनी तकरीर के आखिर में जो उन्होंने कहा। लेकिन आपके ख्याल में ऑपोजिशन का तासुर मिला है इस दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो की तकरीर से? एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब की। एक बार फिर से स्लिप ऑफ टंग हुआ है उनसे, इस बार क्या बात हुई, बात होगी एक ब्रेक के बाद।
दूसरी जंग अजीम के बाद जापान और जर्मनी की सरहदी तिजारत से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। वज़ीर आज़म ने दौरा ईरान के दौरान मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर आप एक दूसरे से तिजारत करेंगे तो आपके ताल्लुकात खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। इसकी मिसाल देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी जंग अजीम के दौरान लाखों सिविलियंस हलाक हुए, जिसके बाद जर्मनी और जापान ने फैसला किया कि वो सरहद पर मुश्तरका तिजारती सनत लगाएंगे। जापान और जर्मनी के दरमियान तकरीबन 9071 किलोमीटर का फासला है। जर्मनी बरआज़म यूरोप और जापान बरआज़म एशिया के मशरिक में वाक़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है, एक ट्विटर पैगाम दिया है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म कुछ फिलबदी बयानात ऐसे ही दे चुके हैं जिसमें कुछ गलतियाँ सामने आई थी। उस पर बाद में कहा गया कि वो स्लिप ऑफ टंग है। इस बयान से मुतालिक भी ऐसा ही कहा जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, पाकिस्तान में निगरां हुकूमत, मोदी के इलेक्शन जीतने पर अमन मुज़ाकरात, अफ्रीका को मुल्क करार देने, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलने के बयानात पर वज़ीर आज़म पर तनकीद, इमरान खान की जानिब से स्लिप ऑफ टंग या लूज कमेंट्स की वजह क्या है। सबसे पहले हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। इरशाद साहब, आप क्या समझते हैं, क्यों बार बार इस तरह के बयानात सामने आते हैं? देखिए, सिर्फ 9071 किलोमीटर का फासला है और आप इमरान खान साहब को इतनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ये वैसे भी नक्शे पे करीब करीब ही नज़र आता है। पता नहीं आपको क्यों इतना 9071 किलोमीटर इतना दूर नज़र आ गया। और बंदा अगर नज़र कमज़ोर और नज़र की ऐनक पहनता हो तो ये तो मज़ीद करीब नज़र आता है। और कई लोगों की नज़र करीब की ख़राब होती है, कई दूर की ख़राब होती है, और दोनों इसी दुनिया में मौजूद हैं। कोई एक सियारे पे, जापान सियारे पे या मरीख पे थोड़ा है कि इमरान खान से वो हो गया। देखिए, स्लिप ऑफ टंग तो वो होती है जब बंदा रवानी में कोई गलत बात कह जाए मगर अगले ही लम्हे इसे एहसास हो जाए। इमरान खान साहब को तो गालबन एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया। चलो मान लेते हैं वो गलती से सब कुछ कह गए। इन्हें पता है कि जर्मनी की सरहद जापान से नहीं फ्रांस से मिलती, अफ्रीका मुल्क है या बर आज़म है या मोदी का इलेक्शन क्या है, छोड़ दें। मगर बात बिल्कुल ठीक है, वो वज़ीर आज़म है और मुझे यकीन है कि अब इन्हें याद होगा कि वो वज़ीर आज़म है। अब खातून अव्वल उन्हें याद नहीं कराती होंगी, अब उन्हें मुकम्मल याद हो गया होगा कि वो वज़ीर आज़म है। तो अब अगर वो वज़ीर आज़म हैं तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, इनके मुँह से निकला हर लफ्ज़ बहुत अहम होता है। दुनिया इसे पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझती है। यह बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, ये अलहदा बात है। लिहाजा इन्हें एहतियात की ज़रूरत है। किताब पढ़ने का तो हमारे यहाँ रवाज कोई नहीं, वो तो ख़त्म हो गया और इमरान खान साहब के पास टाइम भी नहीं होगा। फ़ॉरेन ऑफिस भरा पड़ा है लोगों के से, फ़ौज है वहाँ पड़ी हुई, अपने एडवाइज़रों की एक फ़ौज उन्होंने रखी हुई है। कुछ बोलने से पहले तैयारी कर लिया करें, किसी मुल्क जाने से पहले, किसी तकरीब या फंक्शन से पहले या किसी मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले वो एक ही तकरीर इमरान खान साहब, वो मुझे बचपन में माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून याद था तो पहले 3 फिक्रों के बाद में वो उनको एक करप्शन पे तकरीर याद है, वो पहले 3 फिक्रों के बाद वो उसी पे आ जाते हैं, चोरो डाकुओ लुटेरो मैं आ गया जे हुन ठंड पै गई जे। तो ये स्लिप ऑफ टंग या गलती ट्रंप या मोदी से भी होती है और हो जाती है, मगर ये आदत नहीं बननी चाहिए, रूटीन नहीं होनी चाहिए। तो खान साहब को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आप डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दे रहे हैं। बाबर साहब, स्लिप ऑफ टंग अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो उससे बचने के लिए क्यों ना लिखी हुई तकरीर कर ली जाए? पहले लिखी हुई तकरीरों से दिल नहीं भरा। अब सा हम भी अजीब से ना बात का बतंगड़ हमें बनाने का शौक है। एक ये जो पहली उनकी थी कॉन्वर्सेशन अफगानिस्तान के बारे में, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है थोड़ा सीरियस इशू था कि कोई ऐसा बयान दिया जिसे मिसकंस्ट्रू किया जा सकता था, स्पेशली एक ऐसे वक्त पे जिस वक्त तालिबान, अफगान गवर्नमेंट, पाकिस्तान, अमेरिका एक बड़ा सीरियस डायलॉग चल रहा था। सो वो एक सीरियस फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर बन सकता था। लेकिन उसके अलावा ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप निकल जाता है, मुंह से गलत बात निकल जाती है। फ्रांस का जिक्र करना चाह रहे होंगे, वो जल्दी में जापान बीच में से निकल गया, इससे दुनिया का नक्शा भी तब्दील नहीं हो जाएगा। अक्सर सुनने वालों को समझ भी आ गई कि जी यूनाइटेड बॉर्डर की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल जोन की बात हो रही है, फ्रांस जर्मनी की बात हो रही होगी। सो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अफ्रीका को कुछ कह दिया, इसमें कौन से ऐसी बड़ी बात है। जहाँ तक ये तीसरी बात है इंडिया वाली, तो ठीक है, क्रिटिसिज्म ये बनता है कि ये बड़ा गलत तरीके से एक प्रोपेगेंडा करते रहे PMLN के ऊपर कि मोदी के यार और ये और वो, उसके ऊपर उनके ऊपर जायज़ बनती है बात। लेकिन एक बड़ी लॉजिकल बात है, जो राइट विंग की फोर्सेस हैं उनके पास ज़्यादा लेवरेज है कि वो निगोशिएट कर सकें और पीस कर सकें। ये हमेशा से कहा जाता है कि
कोई फौजी हुकूमत पाकिस्तान में और इंडिया में राइट विंग गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर को हल कर सकते हैं, लिबरल गवर्नमेंट्स दोनों साइड पे बैठी हों वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर वो क्रिटिसिज्म नहीं होगा डोमेस्टिक जो दूसरी तरफ। तो बड़ी लॉजिकल सी बात थी, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी कहने वाली, ना इस पे कुछ शक करने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का तो वो जाके खुद वोट डालने जा रहा है मोदी को। लेकिन हम इन बातों में जरूर फंसेंगे, जो संजीदा इश्यूज हैं उसमें हम नहीं फंसेंगे, तो लगे रहते हैं हम। और जापान तो बड़ा खुश हुआ है कि यूरोप में आ गया। सही। साफी साहब, बिलावल भुट्टो ने रिएक्शन दिया इसके ऊपर, उन्होंने कहा है कि जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सिर्फ इस बुनियाद पर लोगों को दाखिला नहीं देना चाहिए कि वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, क्या इतनी तनकीद करनी चाहिए महज स्लिप ऑफ टंग पर? बिलावल से कभी खुद भी पूछें कि किस बात पे, किस खूबी पे उनको मिल गया था। ये मुराद सईद साहब ने भी आज पूछा है। साफी साहब देखें, ये मैं बाबर साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ। अगरचे उन्होंने स्लिप ऑफ टंग वो होता है जो एक मरतबा हो जाए, अगर आप वो देखें तो 2 मिनट के क्लिप में उन्होंने 2 मरतबा इसको रिपीट किया है, लेकिन मैं फिर भी इसको नॉन इशू समझता हूँ। ये तो बड़ी मामूली बात है। आप देखें कि हलफ लेते वक्त वो ख़ातमुन नबीयीन के लफ्ज़ को नहीं पढ़ सके थे, और इसी तरह के दर्जनों सैकड़ों वाक़यात हुए हैं। लेकिन मैं इसको इसलिए नॉन इशू समझता हूँ कि जब एक बात इरादतन ना की जाए या उसका सियाक़ व सबाक़ वो ना हो तो पाकिस्तान में उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। मेरे नज़दीक कल ईरान में भी उन्होंने जो कुछ किया है उसमें संगीन बात ये नहीं है, बल्कि दूसरी बात जो उन्होंने उधर बैठ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गवाही दी है। और ये अगर आज आसिफ अली जरदारी या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते और वो ये बात कर चुके होते तो आज मैं समझता हूँ कि पूरे PTI की तरफ से उनको गद्दार और मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर चुके होते। वो बात भी अपनी जगह पे हकीकत होगी कि किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तानी सरजमीन भी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई होगी और ईरान की सरजमीन भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कलभूषण यादव उसकी वाज़ेह मिसाल है। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतनी बड़ी बात कह देना कि जी पाकिस्तान में मौजूद अनासिर ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो अच्छा ये होता क्यों है? इससे पहले भी वो सफारती फ्रंट पे कई मरतबा नासमझी की वजह से या इन चीज़ों को, नज़ाकतों और सेंसिटिविटीज़ को वो नहीं समझते। जो अफ़गानिस्तान की तरफ इन्होंने इशारा, पहले उन्होंने बच्चों की तरफ ज़िद की कि तालिबान को मुझसे मिला लिया जाए, उससे कितना डैमेज हुआ वो अब मैं TV पे नहीं बता सकता कि तालिबान के साथ हमारा ट्रस्ट कितना ख़राब हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे पूरी हुकूमत की क़याम की बात कर दी। उसके बाद आके पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त मोदी की जो जुनूनियत थी वो सामने ला रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मोदी दोबारा वज़ीर आज़म बने तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। वजह उसकी क्या है कि वो लिखी हुई तकरीर नहीं करते, वो अपने खब्त अज़मत के शिकार हैं और वो ये बताना चाहते कि जी मैं हर मौजू पे ज़ुबानी तकरीर कर सकता हूँ। तो इसलिए अब उसी की वजह से मामला पेश आ रहे हैं आपके ख्याल में? ठीक, देखें एक आखिरी बात, अब आखिरी बात, खुसूसन जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, अब उनको देखें। एक तरफ ये सूरत हाल बन गई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो शख्स बन गया जिसके बेटे इंग्लैंड में हैं, हमारा वज़ीर ख़जाना वो शख्स बन गया जिसके बीवी बच्चे अमेरिकन सिटीज़न और अमेरिका में है। और दूसरी तरफ अगर सफारती महाज पे इसी तरह हम बोंगिया मारते रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो पता नहीं हम किस जगह तक जाएंगे। तो इसलिए जो मुल्क की सलामती के मुहाफ़िज़ीन हैं उनको बयान देना चाहिए कि कहीं ये मामला सिक्योरिटी रिस्क की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है साहब, सही। अभी हम जाएंगे मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, इस तरह के दौरों पर तोल कर बोलना चाहिए आपके ख्याल में? ख़ास तौर पे जो दूसरी बात भी उन्होंने कही थी उस पर पीपल्स पार्टी हिना रबानी खर साहिबा ने भी बहुत तनकीद की है, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने वाली बात। देखिए, जो ये तनकीद है कि जी ज़ाहिर है सबको पता है कि स्लिप ऑफ टंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि इमरान खान को वो नॉलेज नहीं होगी, लेकिन मुझे परेशानी ये है कि शाह महमूद कुरैशी जापान में हैं और शाह महमूद कुरैशी को प्रॉब्लम ना हो रही हो उधर। लेकिन अदरवाइज़ मुझे ताज्जुब सिर्फ ये हुआ कि किसी ने, जो उनके साथ डेलीगेशन में लोग थे, उनमें से कोई भी एक पर्ची लिख के करेक्शन करवा सकता था। कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें ये हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। लेकिन
मेरा ख्याल है कोई भी फॉरेन ऑफिस का अगर उधर साथ है या अदरवाइज उनके साथ जो लोग गए हैं, तो किसी ने भी उसकी करेक्शन क्यों नहीं करवाई फौरी तौर पे, और ज़ाहिर है अगर करेक्शन करवाती तो बहुत अच्छी बात होती इस उसमें, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। हाँ, जो दूसरी बात है उस पर हम कल भी बात कर सकते थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगेन उसमें जो बहुत सीरियस बात है वो यही है कि आपने तो ये कह दिया, और आज सारी हेडलाइंस यही हैं जो इमरान खान ने ये बात की कि हमारी सरजमीन इस तरह इस्तेमाल हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से ये बात नहीं की गई। अगर दूसरी तरफ से भी ये बात आती कि हाँ हमारी सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है, तब तो बात बैलेंस होती। यहाँ बात बैलेंस नहीं लग रही, इसलिए अगेन जब आप डिप्लोमेटिकली चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, तो उसमें जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ स्लिप ऑफ टंग का मसला नहीं है, यहाँ टंग का मसला है। और ये नहीं है कि हमारे यहाँ एक कॉमेडी ऑफ एरर्स होते रहे हैं। हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ओबामा से मिल रहे हैं तो जेब से पर्ची निकाल के पढ़ रहे हैं। हमारे एक सदर परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने किताब में एक सीरियस एरर की, उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, वो किताब तो जिसने लिखी है वो तो मैं उसको डिक्टेट करता रहा था, इसने ये लिख दिया होगा, इंक्लूड कर दिया होगा। यानी ये यहाँ तक हमारे यहाँ होता रहा है। अब बिलावल तनकीद कर रहे हैं, बिलावल पे खुद तनकीद होती है कि जी वो स्मार्टफोन हाथ में लेके तकरीर करते हैं, ये चीज़ें। लेकिन आप इस लेवल पे जब होते हैं तो जिस तरह और दोस्तों ने कहा कि आप बहुत ही आपको एहतियात की जरूरत मोहतात रहना चाहिए, और उसमें लिखा हुआ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। सही। बेनज़ीर, जब ये सिफारती तौर पर अगर हेड ऑफ स्टेट कहीं जाते हैं तो क्या इस बारे में कोई बात नहीं होती या सोच समझ के नहीं जाया जाता कि वहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी जाएगी, या फिर सोच समझने के बाद ये इस तरह के बयान सामने आए हैं? मेरे ख्याल से सोच समझ कुछ पे स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें मेरे ख्याल से प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ जो होती है वो ज़रा अनप्रिपेयर्ड होती हैं। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उन पर तनकीद होती थी कि वो हर वक्त पर्ची से पढ़ते रहते हैं, तो इमरान खान साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था कि वो पर्ची से नहीं पढ़ते और वो वैसी इम्प्रॉम्प्टू किस्म की स्पीच देते हैं। लेकिन फिर उनकी स्लिप ऑफ टंग देखें, अब जैसे भट्टी साहब भी कह रहे थे, वो ट्रंप के साथ उनको कंपेयर कर रहे थे, उनके भी इस तरह स्लिप ऑफ टंग होती है। लेकिन दोनों लीडरों में एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों जो है एतराफ़ नहीं करते अपनी गलती का। बल्कि आज जो इमरान खान साहब के एक मशीर हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, वो आज ट्विटर पर इसकी सफाई पेश कर रहे थे कि नहीं उन्होंने यही कहा था और ऐसी गलती नहीं की उन्होंने। लेकिन जहाँ तक दूसरी उनकी जो स्टेटमेंट की बात है, पाकिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी जो ईरान में हो रही है, ये मेरे ख़्याल से ये तनकीद जायज़ नहीं है। मेरे ख़्याल से उन्होंने बहुत सोच समझ के ये स्टेटमेंट दी है, और मेरे ख़्याल से ये एक 1 पेज पे सारी इंस्टीट्यूशंस ने आके ये एक डिसीजन ली होगी और वहाँ पे जाके स्टेटमेंट दी होगी। ये एक स्लिप ऑफ टंग नहीं है, और मैं तो इस पे उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये कोई क्या कहते हैं, झूठ तो नहीं है ना, सच ही है कि इस तरह की तंजीमें हैं जिनका कोई ना कोई नेटवर्क तो है पाकिस्तान में। अब देखिए पिछले महीने उनके ईरान के फ़ौजी थे, मेरे ख्याल से 16 या 15 उनके फ़ौजी थे, वो अगवा हुए, और वो उसके बाद पाकिस्तान फ़ौज ने जाके उनको रेस्क्यू किया। कहाँ से? बलूचिस्तान से। स्विट्ज़रलैंड से तो नहीं ना, पोलैंड से तो नहीं किया, बलूचिस्तान से ही किया। तो कोई नेटवर्क तो है ना उनका वहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो होता है ताल्लुकात ठीक करने का, वो होता है एडमिशन, एतराफ़ करना कि ठीक है ये चीज़ वहाँ पे भी हो रही है, उनको भी हमसे कोई कंसर्न्स है, हमारे भी उनसे कोई कंसर्न्स है, उसके बाद बातचीत आप आगे लेके चलते हो। तो मेरे ख्याल से इसमें तो आप उस बयान को अप्रिशिएट करती हैं जो उन्होंने सरजमीन इस्तेमाल होने वाला कहा। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ एक बार फिर से आएंगे। साफ़ी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, उसूली तौर पर बेनज़ीर साहबा की बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हम आगे तब बढ़ सकते हैं कि हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। लेकिन देखिए, गलतियों का एतराफ़ पहले अपने घर पे किया जाता है, उसके बाद बाहर जाके उसका किया जाता है। बल्कि सफारती दुनिया में अपने घर में तो किया जाता है लेकिन बाहर नहीं। अब एक तो ये कि ये वो गलतियां हैं शायद जिसकी अभी तक हमने घर पे एतराफ़ नहीं किया, और रिसेंटली हमने प्राइम मिनिस्टर तो क्या बल्कि प्राइम मिनिस्टरशिप से फरागत के बाद भी अगर किसी जर्नलिस्ट ने या किसी सियासतदान ने ये बात की है इशारे किनाए भी, तो उसका हमने जीना हराम कर दिया है। दूसरी बात ये है कि कल भी मैंने ये बात की थी कि इसमें ये देखना पड़ता है कि पड़ना किसका बारी है, और क्या अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है
तो वो स्टेट की पेट्रोनेज में इस्तेमाल हुई है या स्टेट की मर्जी के खिलाफ। ईरान के बारे में हमारी सरजमीन के खिलाफ मेरा ये बिल्कुल तालिब इल्माना मेरी राय है और तहकीक है कि जितना भी हुआ है वो हमारी स्टेट की सरपरस्ती में नहीं हुआ है। उधर ईरान की गिरफ्त अपने सूबों में बहुत मजबूत है बनिस्बत बलूचिस्तान के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान से ये तासुर मिलता है और एतराब से। और एक दिन पहले अगर वो अपने वजीर खारजा के एहतजाज को देखें और फिर उधर इस एतराब को, और जो मजहर साहब ने बात की कि अगर उस मौका पे आलामिया में या उस मौका पे ईरानी क़यादत भी एतराब करती तो फिर ठीक है, रिसिप्रिकेट करने में कोई शायद ज्यादा मजायका नहीं था। लेकिन ईरान की तरफ से मुझे लगता है इसलिए वो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस दौरे पे साथ भी नहीं लेके, वो उनको साथ नहीं लेके गए, ये भी सवालिया निशान है। आप दोनों से कता कलामी की माजरत। हसन साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? किस पे? मुझे तो पता ही नहीं, चुके ये इमरान खान साहब की जानिब से जो कल गुफ्तगू की गई है वो स्लिप ऑफ टंग है या फिर जो भी है उसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? लड़ते लड़ते चूच हुई, एक की चूच दूसरे की डोंक। ये वो जो जापान और उसके पड़ोस में होने वाली बात, बिल्कुल जापान और जर्मनी वाला। जी जी, जर्मनी और जापान की हैं। जी जी जी। और देखें, अभी कल परसों नून लीग की एक एक्टिविस्ट है, बहुत ही ज्यादा, उसने गो नवाज गो के नारे लगवा दिए। तो इमरान एक बहुत वेल ट्रेवल्ड आदमी है, जाहिर है स्लिप ऑफ टंग है। और स्लिप ऑफ टंग के बारे में आप किसी माहिर नफ्सियात से पूछें, वो लंबी चौड़ी बात है। मैं तो वो इस प्रोग्राम में आई जस्ट कैन नॉट अफोर्ड, ना आप अफोर्ड कर सकते हो, इतना वक्त नहीं होता। स्लिप ऑफ टंग के पीछे क्या क्या वजूहात हैं वो बहरहाल एक तफसीली बात है, वो जाहिर है किसी माहिर नफ्सियात से पूछें। बाकी ये कहना है कि उसको पता नहीं होगा, ये तो है मकाना बात है, सोचना ही गलत है। वेल ट्रेवल्ड आदमी है, बचपन से इतनी ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उसको नहीं पता होगा। और निकल गई तो तैयारी शियारी नहीं होगी। आपके ख्याल ऑफ टंग वाली ही बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको मालूम ना हो इस बारे में। ज़्यादातर तजियाकारों ने इसमें बेएहतियाती का ऑप्शन नहीं लिया है। हसन साहब ने, बाबर साहब ने और बेनज़ीर ने इसके ऊपर बाकायदा कोई ऑप्शन नहीं लिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पोलियो मुहिम को असरअंदाज करने की साजिश की गई है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर के इलाके माशो खेल में अहले इलाका ने मरकज़ी सेहत पर हमला करते हुए वहाँ जलाओ घिराव किया और उसको आग लगा दी, जिसके बारे में इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि 100 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई, जिसके बाद उनकी हालत गैर हो गई। बच्चों के बेहोश होने की जाली वीडियो बनाए जाने का मंजर खुशकिस्मती से कैमरा की आंख में महफूज हो गया। एक वीडियो में पोलियो वैक्सीन पीने वाले बच्चों से एक शख्स पश्तो में यह कहते हुए सुना गया कि तुम्हें गलत कतरे पिलाए गए हैं, मगर बच्चों को इस वीडियो में हंसते हुए भी देखा जा सकता है। एक और वीडियो भी सामने आई जिसमें बच्चों को बेहोश होने का कहा गया, उससे एक सारी कहानी सामने आई है। पुलिस ने 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और हमारे पैनल के लिए सवाल इस तरह से है। पेशावर में पोलियो के कतरे पीने पर बच्चों की तबीयत खराब होने की अफवाह, साजिश में मुलविस तमाम अफराद सलाखों के पीछे होंगे। मुआवने खुसूसी बराए इंसदादे पोलियो, क्या मामले पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है, हाँ या नहीं? सबसे पहले बेनज़ीर शाह की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, कैसे देख रही हैं इस मामले को आप? मेरे ख्याल से बिल्कुल सियासत नहीं करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरह के केसेस पे। हम पोलियो की जंग जो है बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं जीतने में। मतलब हम वो 3 मुल्क हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे पोलियो अभी तक है। पिछले साल 12 केसेस थे। मतलब मैंने इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग की है, बट पोलियो की जो कैंपेन है उसको बहुत माजी में नुकसान पहुँचाया गया है, उसको साजिश कहा गया है। जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको कत्ल किया गया था। ये दहशतगर्द की जो तंजीमें हैं और अभी तक कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो इसके ख़िलाफ़ बोलती हैं, तो मेरे ख्याल से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनके खिलाफ एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बाबर साहब, आपके ख्याल में पोलियो एक सीरियस मसला है, क्यों ये हरबे आजमाए जा रहे हैं? ये सियासत नहीं, ये जहालत करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए की जा रही है कि बहुत सारे लोग इस मुल्क में हैं जाहिल और वो प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं कंस्पिरेसीज के साथ। तो बिल्कुल इसे जो गवर्नमेंट बड़े इफेक्टिवली अब आगे लेके चल रही है कि ये फ्रॉड जो कर रहे थे लोग उसे एक्सपोज कर रही है। ये करना चाहिए क्योंकि एक मसला ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं इस बीमारी की वजह से और हमारे अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं अपने ही लोगों को। ठीक, हसन साहब।
देखिए बेनज़ीर ठीक कह रही हैं, ये लेकिन ये सियासत व्यासत नहीं है, ये खालिसतन खबासत है, शैतानियत है। और ये जो बात बाबर साहब कर रहे थे, जहालत नहीं, जहालत जब करती है ना, क्रॉस करती है मस्क शुदा मजहबियत के साथ, तो फिर यही कुछ होता है। ये दोनों के इख्तलात का नतीजा है, जहालत और मस्क शुदा मजहबियत। जी मल साहब, इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए ताकि पोलियो मुहिम पर आइंदा कोई असरअंदाज होने की कोशिश ना करे? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले पे गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक ज़बान होना चाहिए। और इसमें जिस तरह सबने कहा कि इसमें बिल्कुल भी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सीरियस मसला है। और बदकिस्मती से आपके यहाँ एक बड़ी वास्ट पॉपुलेशन है जो इस प्रोपेगेंडे में आ जाती है। आप चले जाएं, कराची जैसे शहर में चले जाएं और जगह चले जाएं, ऐसे इलाके हैं कि जहाँ वो नहीं पिलाने देते, जिसकी वजह से आपको यानी पोलियो वर्कर्स जो हैं उनके लिए कितनी, आप सोचें कि पोलियो आपको, वो आपकी जान बचाने जा रहा है और अपनी हिफाजत कर रहा है, वो यानी अपनी हिफाजत, उसकी हिफाजत की जा रही है, वो दूसरे की जान बचाने जा रहा है, वो आपके बच्चों की जान बचाने जा रहा है और उसकी अपनी जान खतरे में है। ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो इस माशरे का अलमिया है वो ये कि कोई आपकी जान बचा रहा है और कोई उसकी जान लेने के दर पे है। तो और इस प्रोपेगेंडे में एक बड़ी वास्ट पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन को, मजहबी जमातों को, सबको एक ज़बान मिलकर इसके ऊपर कोई लाही अमल लेके आना होगा। ठीक, साफी साहब, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, जो पोलियो वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ बातें हैं या मुहिम है, वो तो सरासर लगो है। और ये जो खबासत है या जो जहालत है या जो सियासत है, उसके ख़िलाफ़ मैं भी अपनी मकदूर बर कोशिशें करता हूँ। और रिसेंट पास्ट में इसी मुआविन ख़ुसूसी को साथ लेके मैं उन इलाक़ों में अपने जिरका प्रोग्राम भी कर चुका हूँ ताकि लोगों के जहनों से इन शकूक को निकाला जाए। लेकिन जो कल वाला मामला है उस पे मैं आज तहकीक मैंने आज शुरू की। मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ वहाँ पे नहीं बल्कि कल ही के दिन बाजवड़ और चारसद्दा में भी इसी तरह बच्चों को हॉस्पिटल में लाया गया है। अगर एक जगह पे ये था, दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ इस पे तहकीक की जरूरत है अभी, लेकिन आप ऑप्शन कोई नहीं ले रहे। नहीं, एक मिनट जी जी, अभी ये कंफर्म करना बाकी है कि ये जो बाद में वीडियो बनाई गई है कहीं ये तो हुकूमत की वो नहीं है, क्योंकि माजी में इस तरह की ड्रामेबाजी ये लोग कर चुके हैं कि वज़ीर आला आज पुलिस को ऊपर बिठा दिया नतिया गली में, नीचे वज़ीर आला जा रहे। तो अभी ये भी कि ये वीडियो कल उस बंदे की खुद कही हुकूमत ने देखना होगा। अभी आपके ख्याल में इसकी तहकीकात की जरूरत है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? बड़ा सीरियस मामला है, बड़ा वाक़या है, इमेज का मसला है, नस्लों का मसला है और ये पेशावर का हाल है। और बाकी आप केपी की मुल्क देखें, इनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। और मुझे खौफ है कि ये कल परसों तरसों चरसों अगर किसी को पकड़ा गया तो अदालतें इन्हें रिलीफ दे देंगी, लेकिन नहीं देना चाहिए इनको। ये इबरतनाक मिसाल बनाएंगे तो आइंदा नहीं होगा, वरना जान बचाने वालों की जान खतरे में पड़ी रहेगी। सही, हमारे अपने इस पे हाँ का ऑप्शन लिया, साफी साहब ने ऑप्शन कोई नहीं लिया। वो समझते हैं इस पे तहकीकात मजीद अभी करेंगे, उसके बाद को बात करेंगे। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज नाज़रीन।